नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी हमने उसमें एजुकेशन से संबंधित देखा कि उसका अर्थ क्या होता है, साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, क्या उनमें पारस्परिक संबंध है, क्या कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो दी गई परिभाषाएं थी उनसे संबंधित चीजें देखी। तो आज जो है हम आगे पढ़ेंगे शिक्षा की प्रकृति से संबंधित कि शिक्षा का नेचर क्या है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का बेसिक है, जो कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट आपके सिलेबस के अंदर ये चीजें मेंशन की गई है। तो आपको पढ़ना है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। शिक्षा का नेचर कैसा है, कैसी प्रकृति है? एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है यानी ट्राइपोलर। वो तीन ध्रुव कौन कौन से हैं? एक तो है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। तो शिक्षक क्या पढ़ाता है? पाठ्यक्रम को। किसको? शिक्षार्थी को। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि शिक्षा की नेचर कैसी है, कैसी प्रकृति है, कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें तीन चीजें आती हैं और इसके अंदर पाठ्यक्रम भी जो है वो कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए? जो सर्वांगीण विकास करे, संपूर्ण विकास, इस तरह का पाठ्यक्रम जो है वो होना चाहिए। तो इन्हीं तीनों की अंतरक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए विद्यालय में आप पढ़ते हैं तो विद्यालय में मेन चीज यही होती है, तीन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है यानी विद्यार्थी बालक, और आपका सिलेबस पाठ्यक्रम। वैसे पाठ्यक्रम आप जो समझ रहे हो कि एक जो आपका सिलेबस था वो आपने एक बड़े अर्थ में यहाँ पाठ्यक्रम को लिया गया है। एक सर्वांगीण विकास से मतलब है केवल आपकी वो जो आपने बुक को पढ़ा पहले पेज से लास्ट पेज पढ़ लिया और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया कि हमारा तो सिलेबस हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, नहीं। एक संपूर्ण विकास से संबंधित है, यहाँ एक बड़े अर्थों में लिया गया है शिक्षा को। विशेषताएं क्या क्या है शिक्षा की? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षार्थी मनुष्य के जन्म से शुरू होती है शिक्षा और उसके जीवन पर्यंत चलती है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो आप भी सीखते हैं, मैं भी सीखता हूं। एक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया है। अब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह बात सही थी, लेकिन एक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया है। जो हम सीख रहे हैं शिक्षा से संबंधित, यहां एजुकेशन से संबंधित है कि हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर कोई चलते फिरते मान ली चीज यूं ही आपने ध्यान में आपके आ गई या आपने देख लिया या उसको सीख लिया, तो वो जनरली जो है उस रूप में या नहीं है। कोई भी चीज सीख रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए और एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। किसमें? शिक्षा में। तो तभी आप देखिएगा, जैसे हम बात करें कि बच्चे पढ़ते थे तो पहले क्या बनते थे? गुरुकुल आश्रम। आज के समय में विद्यालय हैं जहां आप जो अलग अलग विद्यालय में जाते हैं, पहली से पांचवी आठवीं तक, 9 10 के, फिर 11वीं 12वीं के। तो वो एक सिस्टम बनाया गया है कि बच्चा अपने घर से निकल के उस विद्यालय में जाएगा, इतने घंटे पढ़ाई करेगा और उसके बाद में वापस अपने घर आएगा। तो एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, पूरा एक सिस्टम होता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति व समाज दोनों का विकास होता है। शिक्षा जो है इसमें व्यक्ति का विकास भी होता है और समाज का विकास भी होता है। व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, डायरेक्ट समाज का विकास नहीं होता। कई बार ये दोनों चीजें आपस में अंतर संबंधित है। आप खुद सीख रहे हैं, खुद अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली समाज का विकास होगा, क्योंकि आप खुद एक समाज का हिस्सा हैं। ये समाज है, इस समाज में 100 लोग रहते हैं, तो ये समाज का विकास होगा कैसे? जब लोगों का विकास होगा तब अपने आप ही समाज का विकास होगा। कई कहते हैं कि देश का विकास करना है, तो देश का विकास होगा कैसे? जब मनुष्यों का विकास हो जाएगा, अपने आप ही देश का विकास हो जाएगा। हर गांव अपने विकास के लिए प्रयास करे, तहसील अपने विकास के लिए प्रयास करे, जिले अपने विकास के प्रयास करे, राज्य प्रयास करे। तो सभी राज्य अपने अपने राज्यों के विकास के लिए प्रयास करेंगे तो भारत का विकास तो अपने आप ही होगा। तो ये पॉइंट है इसमें। शिक्षा द्वारा संतुलित विकास को दिशा प्राप्त होती है। तो कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक सही दिशा में, एक बैलेंस डेवलपमेंट, एक सही डायरेक्शन के अंदर जो है वो विकास जो है शिक्षा के द्वारा एक संतुलित, एक बैलेंस डेवलपमेंट जो है वो एक सही डायरेक्शन में होता है, क्योंकि शिक्षा उसको निर्देशित करती है कि किस तरह से जो है वो कार्य करना है।
तो ये मेन पॉइंट है। अब अगर इन पे मैं व्याख्यान देना चाहूं तो चाहिए आप 2 घंटे इन पे बात करते रहो, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसका अर्थ है तो वो चीज हमारा हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये 3 चीजें शामिल है। शिक्षा की प्रकृति, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये हमने 4 विशेषताएं देखी। सीधे के सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आए हुए भी हैं। अब आता है शिक्षा का उद्देश्य कि मोटो क्या है शिक्षा का। सबसे पहला है ज्ञान प्रदान करना। तो बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान आवश्यक है। तो अब जैसे मान लीजिए आप भी ग्रहण कर रहे हैं जो भी, तो मैं आपको क्या दे रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, चाहे आपके सिलेबस से संबंधित है। तो बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान आवश्यक है। किसी का विकास होगा कैसे, बौद्धिक विकास कैसे होगा? बौद्धिक विकास से मतलब है बुद्धि का विकास। और बुद्धि का विकास कैसे होगा? जब उसके दिमाग में कुछ जाएगा, वो कुछ चीजें देखेगा, कुछ सुनेगा, कुछ सीखेगा। तो सबसे पहला है ज्ञान प्रदान करना। और जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल होते हैं जो काफी ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन ज्ञान की बातें सुनना कोई नहीं चाहता। सबको मसालेदार चीजें चाहिए। आप जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, एजुकेशन के वीडियो बनाते हैं, चाहे मेरा हो या कोई भी हो, बहुत कम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे और पर्टिकुलर वो ही देखेगा या फिर जिसका एग्जाम है, और वही मसालेदार न्यूज हो तो फिर सारे दिन लोग देखते हैं। और इसीलिए मसालेदार न्यूज जो होती है वो इतनी ज्यादा चलती है, क्योंकि ज्ञान लेना कोई भी पसंद नहीं करता, सबको मसालेदार चीजें चाहिए। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना। इसके बाद में व्यवसाय चुनने का उद्देश्य है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो व्यवसाय चुनना है। शिक्षा एक सर्वांगीण विकास करती है। आप जिस तरीके से सिखाया जाता है, मैं आज के उस शिक्षा की बात नहीं कर रहा कि स्कूल में गए, सिर्फ पढ़ पढ़ा के और वापस घर पे आ गए, बस डिग्री ले ली और बस हो गया। यहां हम पढ़ रहे हैं कि सही मायने में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, कि व्यक्ति की, उस बच्चे की योग्यता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार उसको शिक्षा दी जाए और उसके अनुसार वो अपने व्यवसाय का चुनाव करता है। अब किसी का इतनी रुचि है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, आप जबरदस्ती उसको कह रहे हो कि पीएमटी की तैयारी कर। किसी को डॉक्टर बनना है, आप उसको कह रहे हो कि तू बीएड कर ले और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी 2 साल बाद तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो शिक्षा आप ज्ञान प्रदान करते हो, सर्वांगीण विकास होता है उस बच्चे की रुचि के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, और उसके आधार पर वो व्यवसाय चुनता है। तो पहले के जो गुरुकुल आश्रम में होते थे उसमें शिक्षा इसी आधार पर दी जाती थी। जो आप ये सीरियल में, टीवी में देखते हैं, गुरुकुल आश्रम बने होते थे, गुरुजी हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, साधु संत टाइप जो होते थे, बच्चे सामने बैठे रहते थे, ज्ञान ग्रहण करते थे, और जिसकी जो योग्यता होती थी उसके हिसाब से वो अपना व्यवसाय का चुनाव करता था। आज दुनिया में इतने सारे लोग नौकरी करने के बाद में भी दुखी हैं, उसका रीजन ये है कि वो उनकी रुचि का व्यवसाय नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन वो सिर्फ टीचर की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि एक अच्छी वैकेंसी है, अच्छी भर्ती है, और एक बार सिलेक्ट हो गए तो पूरी उम्र अच्छी सैलरी मिलती रहेगी। और आप वैसे भी जब अपनी क्लास में पढ़ाने जाओगे तो आप उतनी रुचि के साथ नहीं पढ़ा, क्योंकि आपकी रुचि है ही नहीं पढ़ाने की। जॉब हासिल करना पढ़ के, और क्या उस जॉब में वास्तव में रुचि है या नहीं है, इन दोनों में बहुत फर्क है। व्यक्तित्व का संतुलित विकास। शिक्षा का उद्देश्य है कि आपका जो व्यक्तित्व का विकास होता है, एक पर्सनैलिटी का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो एक बैलेंस रूप में हो। यानी आप यही समझ लीजिए कि हमारे आसपास के वातावरण में हमें किस तरह से सामंजस्य स्थापित करना होता है, हमें किस तरह से अपने आप को रखना होता है, किस तरह से हमें अपनी बात कहनी होती है। तो एक व्यक्तित्व का संपूर्ण या संतुलित विकास जो होता है वो भी शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है पूर्ण जीवन का उद्देश्य, फुलफिल्ड लाइफ। तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी है कि पूर्ण जीवन होना चाहिए। पूर्ण जीवन किससे आएगा? शिक्षा से। तो वो क्या चीजें हैं, पूर्ण जीवन में क्या शामिल की गई है? तो ये जो स्पेंसर है, इन्होंने ये दिया था पूर्ण जीवन का उद्देश्य। तो पूर्ण जीवन के अंतर्गत 5 क्रियाएं शामिल की गई हैं। आत्म संरक्षण, व्यवसाय का चुनाव, अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य होना, समाज में अपना योगदान देना और खाली समय को बेहतर प्रयोग करना।
तो आप पांचों क्रियाएं ध्यान में रख ले, अगर रखें तो अच्छी बात है। बाहर के जो एग्जाम है उनमें तो किसी ने मुझे देखने को मिला ही है कि कौन सा इसमें नहीं है, एक तो इन पांच में से तीन नाम दे देगा और एक अपनी तरफ से कोई भी जोड़ के दे देगा। तो सबसे पहला है आत्म संरक्षण, यानी एक प्रकार से ये मान लीजिए कि अपने आप में जो एक सुरक्षा की भावना होती है। जैसे मान लीजिए अभी आपकी जॉब नहीं लगी हुई, आपकी जॉब लग जाएगी, तो आपके अंदर जो एक भावना आ जाएगी, एक आत्म संरक्षण की भावना आ जाएगी। तो कि हां चलो ये चीज मेरे पास में है, ये मैं हूं। तो ये एक आत्म संरक्षण है। फुलफिल्ड लाइफ के अंदर कि पूर्ण जीवन है, उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है ये देखिएगा, बड़े काम की चीज है ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, इसको अच्छे से देखिएगा। व्यवसाय का चुनाव, कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने रुचि के साथ अपने व्यवसाय का चुनाव करता है, वो फुलफिल्ड लाइफ है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती घर वालों ने कह दिया कि नहीं बीएड की तैयारी कर या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर या आरएस की तैयारी कर, और आप जबरदस्ती उसमें लगे भले ही आपकी कोई रुचि नहीं है, तो वो आप हो भी गए सिलेक्ट तो वो फुलफिल्ड लाइफ में नहीं है। वो अपनी रुचि के अनुसार जो व्यवसाय का चुनाव करना, तो फिर वो काम काम नहीं रहता, वो आनंद बन जाता है। आपको उस हर काम के अंदर आनंद आता है जो आपकी रुचि में है। अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य होना, कई बार देखिए कि जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, रेस्पेक्ट चाहता है कि मेरा हर जगह सम्मान हो। घर के अंदर ही कई बार वो सम्मान नहीं मिलता। आप में से बहुत से युवा ऐसे होंगे, चाहे युवा में सभी आगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कि घर के अंदर जितनी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए उतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती। कि जैसे मान लीजिए माता पिता हैं, वो ही रेस्पेक्ट नहीं करते आपकी, मतलब किसी की बात का सम्मान करना। माता पिता होने के नाते एक बच्चा तो अपने माता पिता का सम्मान करता है कि मेरे माता पिता हैं, और बच्चा भी ये सोचता है कि मेरे माता पिता भी मेरी बात को तो महत्व दें। भाई सम्मान क्या होता है? किसी की बात को महत्व देना, किसी का ध्यान रखना, वो क्या कह रहा है उसकी बात को सुनना, रेस्पेक्ट से बात करना। तो यह स्पेंसर ने क्या बताया है कि घर का महत्वपूर्ण सदस्य होना, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं घर में एक महत्वपूर्ण मेरा रोल हो, सभी मुझे सम्मान दें, सभी कोई भी डिसीजन होता है तो उसमें मुझे शामिल करें। तो इसलिए देखिएगा जो जिसका घर में एक अच्छा स्थान होता है, जो पैसे खूब लाता हो, अच्छी नौकरी लगी हो, तो ऐसे व्यक्ति को घर में स्थान दिया जाता है। माता पिता भी रेस्पेक्ट करते हैं, घर वाले भी रेस्पेक्ट करते हैं, घर वाली भी रेस्पेक्ट करती है। तो ये कब चीजें होती है? जब आप अपने आप में स्वयं एक मजबूत होते हैं, अच्छा खासा आपका जॉब हो। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा घर में सम्मान हो, और होना भी चाहिए। कई बार पति ये कहता है कि साहब पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती, और पत्नी ये कहता है कि पति मेरा सम्मान नहीं करता। तो वो सम्मान देखिए कि व्यक्ति ओरिजिनल कैसा होता है, वो वास्तव में चीज है क्या, क्या उसका स्वभाव है, या वो कितना वाहियात इंसान हो सकता है, ये या तो पति को मालूम होता है कि मेरी पत्नी का मूल स्वभाव क्या है, या पत्नी को मालूम होता है कि मेरा पति कैसा है। तो फिर वो सम्मान आएगा कहां से? सम्मान आता है एक दूसरे का केयर करना, आप अपने एक जो एक चीज होती है उसको हमेशा बना के रखना। बिल्कुल ही नहीं है कि ऐसे मर्जी है वैसे बोल दिया। जो पति है वो अपनी पत्नी को मर्जी है वैसे बोल रहा है, तो फिर जो पत्नी है वो भी पति को मर्जी है वैसे बोल रही है, वो सम्मान कहां से आएगा? सम्मान देने से, बनाए रखने से सम्मान रहता है। अपने घर का महत्वपूर्ण सदस्य ना, समाज में अपना योगदान देना। देखिए स्पेंसर ने इस चीज को भी शामिल किया है कि किसी व्यक्ति का अगर समाज में कोई योगदान नहीं है तो वो फुलफिल लाइफ नहीं है। अपनी जॉब लगने के बाद में सिर्फ यही नहीं है कि मेरा परिवार या फिर मेरे बच्चे का मैं पालन पोषण करूं, समाज के अंदर भी आपको योगदान देना चाहिए। किसी भी रूप में दे सकते हैं, आर्थिक रूप से दे सकते हैं, निःशुल्क रूप से कोई भी सेवा समाज के लिए आप करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य समाज में करते हैं, तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए समाज में। खाली समय को बेहतर प्रयोग करना, कितनी अच्छी बात की है। हर्बर्ट स्पेंसर समझ गया था कि 21वीं शताब्दी के समय
जियो सिम आएगी और लोग अपने खाली समय को क्या करेंगे, जो है पूरे दिन नेट चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे। तो स्पेंसर ने पहले कह दिया था भाई भविष्य में जियो सिम आए, एयरटेल वेयरटेल आए, कभी ये जो प्लान लेकर के आते हैं, तो आप अपने खाली समय को बेहतर प्रयोग करना, अच्छे काम में लगाएं, ना कि बैठे बैठे इधर उधर बैठ कर कहीं भी बैठ के जो है टाइम पास करना। कई लोग घंटों घंटों बैठ के बातें करते रहते हैं, बहुत फर्क है। आप जापान के अंदर, क्योंकि मेरे कई मित्र हैं, कई नॉन हैं, कोई जापान में जॉब करता है, कोई यूएसए में जॉब करता है, तो जब आपस में कई बार बात होती है तो जो आपस में तुलना होती है, तो उससे यह पता चलता है कि कितनी चीजें हैं जो हमारे यहाँ वो नहीं है जो होनी चाहिए। यहाँ लोग आपको हर जगह खाली बैठे 4-5 लोग एक साथ बैठे दिख जाएंगे और घंटों घंटों बातें करते रहेंगे। जापान के अंदर आपको कभी भी लोग खाली बैठे हुए इस तरह से दिखाई नहीं देंगे टाइम पास करते हुए। तो स्पेंसर क्या कह के गया है कि अपना जो खाली समय है उसको बेहतर प्रयोग करें। चरित्र निर्माण, तो ये किसने महत्वपूर्ण माना था? जॉन ड्यूवी ने महत्वपूर्ण माना था। और चरित्र निर्माण का देखिए, चरित्र एक बड़ा वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड नहीं है कि आप इसके अंदर, चरित्र एक बड़ा वर्ड है, इसमें आपकी हर चीज शामिल की जाती है। आपका व्यक्तित्व शामिल होता है चरित्र में, या किसी, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए इसकी परिभाषा अलग अलग देशों में आप अलग अलग कर दोगे। अमेरिका के अंदर कोई 3 शादी करता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वहां का पीएम हो, कोई भी हो, किसी की 2 शादी है, किसी की 3 शादी है, चाहे महिला करे या पुरुष करे। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, वहां यह नहीं होता कि इसका क्या खराब है, चरित्र खराब है, ऐसी बात नहीं होती। भारत में मान लो अगर किसी की 2 शादी या 3 शादी हो जाए, 3 हो गई तो फिर तो पूछो ही मत उसको, क्या क्या उसकी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ये जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस वगैरह जिसकी 3 शादी हो गई या कोई किसी के साथ रह रहा है। तो हमारे यहां सिर्फ चरित्र ले देके, जो मैंने तुलनात्मक रूप से देखा है, ले देके चरित्र इसी चीज को ही समझा जाता है। चरित्र एक बहुत बड़ा वर्ड है। चरित्र का मतलब होता है उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व। वो व्यक्ति लोगों के साथ किस तरह से पेश आता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, वो होता है संपूर्ण विकास, वो होता है चरित्र। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी ने 2 शादी कर ली, किसी ने 3 शादी कर ली, इसका तो चरित्र खराब है, ऐसा नहीं होता है। ये परिभाषा केवल भारत में ही है, ये बाहर दुनिया में ये परिभाषा नहीं है, या फिर जो उस स्तर के लोग हैं उनके लिए ये चीजें नहीं होती। चरित्र एक बहुत बड़ा वर्ड है। तो ये जॉन ड्यूवी ने जो है इसको महत्वपूर्ण माना, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण से मतलब यहां एक तरह से व्यक्ति के संपूर्ण विकास से ही है, सर्वांगीण विकास। फिर व्यक्तिगत उद्देश्य, यह भी शिक्षा का उद्देश्य होता है, यानी स्वयं का विकास। और सामाजिक उद्देश्य, यानी वही एक समाज के हित के लिए कार्य करना, तो एक अलग से पॉइंट है इसमें। तो ये कुछ शिक्षा के जो है वो क्या है, उद्देश्य हैं। उसके बाद है कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, किस किस समय में क्या क्या अर्थ लिया गया, तो वो हम देखते हैं। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा के रूप में माना जाता था, ये हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, परंतु बाद में एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आता है। तो पहले इसको दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में ही मानते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनान के अंदर मैंने आपको कई दार्शनिकों के नाम बताए हैं, सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, ये मुख्य रूप से ये नाम आते हैं। बाकी जैसे डेमोक्रेट्स हैं, आगे भविष्य में जो है वो डेकार्ते आएगा। जैसे डेकार्ते कहां का था, ये फ्रांस का। तो ये प्रारंभ के अंदर हम बात करते हैं तो वो दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा के रूप में माना जाता था, मनोविज्ञान। जैसे सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, तो ये प्रारंभिक उन लोगों में आते हैं जो दार्शनिक टाइप व्यक्ति थे। अब हम आगे देखते हैं एबिंगहास। एबिंगहास ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है परंतु इतिहास काफी छोटा है। तो कि भूतकाल अत्यंत लंबा है, इतिहास से मतलब है कि जैसे आप हम देख लेंगे जो विलियम हुंट के द्वारा, जहां एक तरह से पूरी तरह से आधुनिक उसमें रूप में हम देखते हैं इसको,
जहां एक पूरी तरह से व्यवहार के विज्ञान के रूप में हमारे सामने आता है। तो लेकिन तो इतिहास वैसे देखा जाए तो क्या काफी छोटा है, लेकिन भूतकाल की बात करें तो ये सुकरात, प्लेटो, अरस्तु उसी समय से लेकर के और वर्तमान काल तक, तो भूतकाल तो इसका बहुत लंबा है। लेकिन इतिहास की बात करें तो वो लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद से जो है ये हमारे सामने एक विषय उभर करके सामने आता है, और अभी भी ये दिनों दिन जो है अभी भी इसमें कार्य चल रहा है, अभी भी ये इस विषय का विकास हो रहा है। तो उत्पत्ति जो है वो मनोविज्ञान की मैंने आपको बताया था, और देख लेते हैं। ये गेरिट के अनुसार था कि साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर के बना है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ द सोल, यानी आत्मा का अध्ययन या विवेचन। तो ये या विज्ञान, तो ये मैंने पहले भी जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें ये चीज हमने देखी थी। तो अब हम देखते हैं आगे इसको। तो सबसे पहला आत्मा का अध्ययन या विज्ञान, तो ये 16वीं शताब्दी के समय की बात है। तो देखिए उससे पहले भी यह आत्मा के अध्ययन के रूप में ही जाना जाता था, कि उसको आत्मा के अध्ययन के रूप में ही मानते थे। मुख्य ग्रीक दार्शनिक समर्थक कौन कौन है इसके? प्लेटो के हैं, अरस्तु के हैं, डेकार्ते हैं, डेमोक्रेट्स हैं। ये डेमोक्रेट्स 460 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, यानी सुकरात से भी पहले का। तो 16वीं शताब्दी के अंदर यह मत हमारे सामने आता है आत्मा का अध्ययन के रूप में, क्योंकि जब आप साइकोलॉजी अलग होने के लिए प्रयास करेगा, धीरे धीरे हम साइकोलॉजी के, अब क्योंकि जब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, 17वीं शताब्दी से अमेरिका एक अपने विकास की ओर अग्रसर आएगा, एक नए अमेरिका का निर्माण होगा। तो फिर साइकोलॉजी के बारे में भी जब बात होने लगी इसके बारे में, तो फिर चीजें आएगी कि भाई साइकोलॉजी क्या है। तो फिर 16वीं शताब्दी के अंदर कहेंगे साहब ये तो आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान है, क्योंकि धीरे धीरे जब चीजें विकास की ओर बढ़ेगी तो उसकी जो कमियां हैं वो भी धीरे धीरे दूर होगी। तो मुख्य ग्रीक दार्शनिक इसके समर्थक थे, प्लेटो, अरस्तु हैं, डेकार्ते हैं, ये फ्रांस का था, डेमोक्रेट्स। लेकिन इस सिद्धांत की कमी क्या रही कि आत्मा की व्याख्या नहीं हो सकती। तो क्योंकि आत्मा का कोई रंग, रूप या आकार है वैसे तो नहीं है, और ये इस टाइम जो व्याख्या वगैरह ये कर रहे हैं सब कौन कर रहे हैं? बाहर के लोग हैं। तो इन्होंने कहा भाई क्योंकि ये तो आत्मा वात्मा का इनका उतना तो ये नहीं करते थे, आत्मा की उस रूप में व्याख्या नहीं करते थे जितना भारतीय दर्शन में होती थी। तो आत्मा की व्याख्या है इसमें हो नहीं पाई, तो इसलिए ये सिद्धांत जो है ये मनोविज्ञान के रूप में ज्यादा चला नहीं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं मन के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान। तो ये 17वीं शताब्दी के अंदर आता है कि इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने इसे मुख्य रूप से मस्तिष्क या मन का अध्ययन करने वाला बताया। और इसके समर्थक कौन कौन है? लोक है, थॉमस रीड है, बर्कले है, लाइबनीज है, कांट है। ये सब फिलोसफर हैं, ये मेनली वैसे देखा जाए तो ये सब फिलोसफी के अंदर आते हैं। ये जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी है, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, उसमें ये लोक हो गया। ये लोक तो वही है जो लोग जिसने क्या दिया था, टेबुला रासा, जिसने ये कहा था कि बच्चे का मस्तिष्क जो है वो जन्म के बाद, जन्म के समय खाली प्लेट की तरह होता है, उसके बाद वो बाहर अपने जीवन में अनुभवों से ज्ञान ग्रहण करता है। तो ये वही लोग है, थॉमस रीड है, बर्कले है, लाइबनीज है, कांट है। तो इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान क्या है, एक मन का अध्ययन के रूप में है, लेकिन वही कमी इसमें से फिर निकल के आ गई कि भाई मस्तिष्क या मन, आप जिसको कह रहे हो, आप खुद कंफ्यूज हो कि क्या मस्तिष्क है क्या मन है। तो क्या ये कुछ बैठा नहीं, क्योंकि मन की व्याख्या जो है वो अस्पष्ट है, साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। तो इसलिए इस रूप में भी जो है ये हमारे सामने चीज अब आगे से आगे विकास की ओर बढ़ रहे हैं हम, कि आखिर मनोविज्ञान है क्या। तो पहले तो ये कहा कि आत्मा का अध्ययन है या आत्मा का विज्ञान। कह नहीं नहीं यार, आत्मा वाला तो बैठा नहीं। क्यों? का आत्मा की करो व्याख्या। कह यार आत्मा की व्याख्या तो नहीं हो रही, तो छोड़ो। फिर ये बाद में ये आए कई फिलोसफर, इन्होंने कहा यार मन तो, मनोविज्ञान मन का अध्ययन के रूप में है। तो कहा अच्छा तो मन की व्याख्या करके बता। कह यार मन की व्याख्या भी अस्पष्ट है। तो हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं कि आखिर में है क्या मनोविज्ञान। तो ये दूसरा वाला मत था, ये भी ज्यादा नहीं चला। फिर चेतना का विज्ञान आता है। तो
ये साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में यह मत हमारे सामने आता है। देखिए चेतना क्या है, जागृत अवस्था के अंदर आप अभी पढ़ रहे हो, आप अभी चेतन हो या अचेतन हो? भाई आप अभी चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में हो? कई कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार वास्तव में चेतन है क्या अचेतन है? आप अभी चेतन अवस्था में हो, यानी जागरूक अवस्था के अंदर, अगर मोटा मोटा समझने की बात करें तो 19वीं शताब्दी में एक मत है कि यह तो चेतना का विज्ञान है। इसके समर्थकों में विलियम जेम्स है, विलियम वुंट है, वाइब्स है, जेम्स सल्ली है, ये कई लोग हमारे सामने आए। फिर से यहां एक कमी हमारे सामने निकल करके आती है, क्या कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या ठीक है, मान ली आपकी बात। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? किसका करता है? कि मनुष्य की चेतन क्रियाओं का, यानी जागृत अवस्था में आप जो भी क्रियाएं करते हैं। लेकिन चेतन मन के अलावा अचेतन और अर्धचेतन मन भी होता है। तो सिगमंड फ्राइड वगैरह अगर आपने रीड में पढ़ा होगा, तो मेरा यह मानना है कि सिगमंड फ्राइड एक क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक कह सकते हो। वो ऐसे ऐसी चीजें लेकर के आया, कई लोगों ने तो फ्राइड का साथ ही छोड़ दिया था कि यार ये कैसी कैसी बातें करता है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो एक क्रांतिकारी विचारक या एक क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक था सिगमंड फ्राइड, और मुख्य रूप से वही यहां चीजें एक इसके विरोध के प्रति स्वरूप आती है सामने। वो कहता है चेतन मन तो 1/10 ही है, बाकी अचेतन मन। रीट के अंदर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है फ्राइड को, तो जिन विद्यार्थियों ने रीट का कोर्स लिया होगा वहां आपको कितनी चीजें समझाई है कि आज हम कई बार ऐसी चीजें बोल देते हैं, कई बार मुंह से निकल जाती है, सपने आना, ये कई चीजें करना कुछ और चाहते हैं, कई बार हो कुछ और जाता है। कई बार माहौल होता है कि हैप्पीनेस वाला, खुशी का माहौल, लेकिन आप दुखी रहते हो। तो अचेतन का बहुत बड़ा रोल है, जबकि चेतन मन कितना माना है? केवल 1/10। तो ये वाला मत जो है ये भी ज्यादा नहीं चला। अब ये मैन तो मैं एक सी व्याख्या कर रहा हूं, बाकी अगर इन पे दुनिया भर के उदाहरण देना चाहूं तो फिर घंटों घंटों 2 घंटे भी मैं इस टॉपिक पे निकाल सकता हूं आराम से। लेकिन हमें मेन चीजें आपको समझनी है, और मैं जो समझा रहा हूं, जितना समझा रहा हूं उसी हिसाब से समझ के चलिएगा। फिर आता है व्यवहार का विज्ञान। तो 20वीं शताब्दी के जो आरंभ के अंदर यह मत आता है कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो किस रूप में माना गया है? एक व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना जाता है, जिसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आपसे कभी पूछ सकता है कि पहले क्या था, किस रूप में माना जाता था? आत्मा के विज्ञान के रूप में या आत्मा का अध्ययन के रूप में, फिर मन के अध्ययन के रूप में सामने आता है। तो पहले आत्मा का, फिर मन का, और फिर चेतना का, और उसके बाद फिर व्यवहार का। और इस पर एक बहुत शानदार परिभाषा भी है किसकी? वुडवर्थ की, कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया, और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यानी व्यवहार के विज्ञान के रूप में है। किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की। तो यह है, और वाटसन ने व्यवहार को प्रचलित किया। तो यह भी हम आगे देखेंगे। यह व्यवहार जो शब्द है इसको प्रचलित करने का काम किसने किया था? वाटसन के द्वारा किया गया 1913। तो ध्यान में रखिएगा। और समर्थक कौन कौन है इस मत के, व्यवहार के विज्ञान के? तो जैसे मैकडूगल हो गया, पिल्सबरी है। सर्वप्रथम मैकडूगल ने 1905 में इसका उल्लेख किया था। तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रचलित करने का काम जो है व्यवहार को किसने किया? वाटसन ने। और सबसे पहले इस व्यवहार का उल्लेख किसने किया? तो 1905 में किया था मैकडूगल ने। तो मनोविज्ञान को जीवित प्राणियों के आचरण के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कहा है मैकडूगल ने। मतलब ले दे के बात यह है कि मनुष्य का जो व्यवहार है
उसका अध्ययन किया जाता है, उसके द्वारा जो भी आचरण किया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में, मनुष्य के व्यवहार का। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं। इन नोट्स को आप नोट डाउन करते जाइएगा, आपका पूरा आधार है ये। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।